बच्चों, पिछला लेवल में हम लोग नाउन एंड नंबर के संबंध में जाने कि किस नाउन का प्लूरल किस तरह से बनाया जाए, किस नाउन में एस, किस नाउन में ई एस, आई ई एस, भी ई एस या फिर अन्य तरीका का प्रयोग किया जाएगा प्लूरल बनाने के लिए। अब हम लोग इस लेवल में प्रोनाउंस के संबंध में जानेंगे कि आखिर ये प्रोनाउंस क्या चीज है। प्रोनाउंस का भी हम लोग उसी तरह पोस्टमार्टम करेंगे जिस तरह की नाउन एंड नंबर में किए, जिस तरह की शुरुआत फर्स्ट लेवल में हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर में किए, अल्फाबेट में किए, साउंड्स में किए, या फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच का स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में किए, या फिर नाउन में किए। बच्चों, अब हम लोग प्रोनाउंस के संबंध में जानने जा रहे हैं, मगर प्रोनाउंस को शुरू करने से पहले क्या आप लोग वर्ड्स याद करते हैं? यदि याद नहीं करते हैं बच्चों तो सारा ग्रामर धरा पड़ा रह जाएगा। वर्ड्स सबसे बड़ी ताकत है, वोकैबुलरीज के बिना कुछ नहीं होने वाला है। वर्ड्स अवश्य याद कीजिए। वर्ड्स याद करना अनिवार्य है। याद करने के बाद उसे बोल बोल कर अभ्यास करें, 2 बार 4 बार उसको लिखें और स्पेलिंग सहित याद करें, स्पेलिंग को इग्नोर ना करें। वर्ड्स याद करना सबसे महत्वपूर्ण है और वर्ड्स याद करने के साथ साथ आप मैगजीन रीडिंग, न्यूज़पेपर रीडिंग भी हर दिन करें। बच्चों, अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रोनाउंस को। अब जानेंगे हम लोग प्रोनाउंस क्या है और प्रोनाउंस को कितने भागों में बांटा गया। बच्चों, प्रोनाउंस के संबंध में आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन के बदले आने वाला शब्द प्रोनाउंस है। जी हाँ बच्चों, यह सही है। नाउन के लिए या नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाला वर्ड्स ही हमारा प्रोनाउंस है और प्रोनाउंस को मुख्य रूप से 10 भागों में बांटा गया है। प्रोनाउंस को बच्चों कितने भागों में बांटा गया? 10 भागों में बांटा गया। पहला पर्सनल प्रोनाउंस, दूसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, तीसरा एम्फैटिक प्रोनाउंस, चौथा पोजेसिव प्रोनाउंस, पांचवा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, छठा रिलेटिव प्रोनाउंस, सातवां इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, आठवां इनडेफिनिट प्रोनाउंस, नौवां डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस और 10वां रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। प्रोनाउंस को बच्चों मुख्य रूप से 10 भागों में बांटा गया है। अब हम लोग चलते हैं इन 10 का पोस्टमार्टम करने कि आखिर प्रोनाउंस को 10 भागों में क्यों बांटा गया। आखिर नाउन के लिए नाउन के बदले प्रयोग होने वाला प्रोनाउंस क्यों कहलाता है, इस बात को अब हम लोग जानेंगे। बच्चों, प्रोनाउंस का जब हम लोग चेहरा को देखें तो सबसे पहला चेहरा हम लोगों के सामने आया कि नाउन के लिए या नाउन के बदले सीधे तौर पर प्रयोग होने वाला। सीधे तौर का मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि जैसा काम नाउन करता है ठीक उसी के तरह काम करने वाला। अब नाउन का मुख्य काम क्या है? सब्जेक्ट बनना या ऑब्जेक्ट बनना। तो जी हां बच्चों, पर्सनल प्रोनाउंस भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। जैसे आप कोई किसी को दीपक बोले और दीपक अपने आप को यदि बोले तो मैं बोलेगा, या फिर हम लोग यदि दीपक के बारे में बोले तो वह बोला जाएगा, तुम बोला जाएगा या कुछ और। एक बात ध्यान से देखें बच्चों, पर्सनल प्रोनाउंस और नाउन्स के बीच मैं अभी कहा कि नाउन के लिए या नाउन के बदले सीधे तौर पर प्रयोग होने वाला हमारा पर्सनल प्रोनाउंस है। जी हां बच्चों, यह सही है, मगर थोड़ा सा अंतर क्या है कि नाउन सब्जेक्ट का भी रूप लेता है और ऑब्जेक्ट का भी रूप लेता है और दोनों ही जगह एक ही रहता है। यानी नाउन सब्जेक्ट भी रहेगा वही और ऑब्जेक्ट में भी वही रहेगा, मगर पर्सनल प्रोनाउंस बच्चों सब्जेक्ट वाली स्थिति में अलग होगा और ऑब्जेक्ट वाली स्थिति में अलग होगा। बच्चों, पर्सनल प्रोनाउंस के तौर पे आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, सी, हर, दे, देम इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। अब समझना है क्या कि सब्जेक्ट वाली स्थिति
अलग कैसे है और ऑब्जेक्ट वाली स्थिति अलग कैसे है। जैसा कि मैं अभी चर्चा किया बच्चों कि पर्सनल प्रोनाउंस का सब्जेक्ट वाला स्थिति अलग है और ऑब्जेक्ट वाला स्थिति अलग है। मैं अभी आई का बात कहा बच्चों, आई का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह किया जाता है और आई का ऑब्जेक्ट मी होता है। उसी तरह वी सब्जेक्ट है और वी का ऑब्जेक्ट अस होगा। यू के बारे में बढ़िया से जान लें, यू और इट ये दोनों ऐसा पर्सनल प्रोनाउंस है जिसका प्रयोग सब्जेक्ट में भी वही होगा और ऑब्जेक्ट में भी वही होगा। यू सब्जेक्ट में भी यू रहेगा और ऑब्जेक्ट में भी यू रहेगा। इसी तरह इट भी सब्जेक्ट में भी इट होगा और ऑब्जेक्ट में भी इट होगा। ही सब्जेक्ट की तरह प्रयोग होगा और ही का ऑब्जेक्ट हिम होगा। सी सब्जेक्ट की तरह प्रयोग होगा और सी का ऑब्जेक्ट हर होगा। इट के बारे में तो बता ही चुके हैं कि सब्जेक्ट भी इट है और ऑब्जेक्ट भी इट है। दे सब्जेक्ट की तरह प्रयोग होगा और दे का ऑब्जेक्ट देम होगा। तो ये था बच्चों पर्सनल प्रोनाउंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाली स्थिति। अब हम लोग इसके और अंदर चलें। पर्सनल प्रोनाउंस सिंगुलर और प्लूरल की स्थिति में अलग कैसे रहता है। जी हां बच्चों, आई हमारा सिंगुलर फॉर्मेशन के तहत आएगा। आई सिंगुलर है जिसका प्लूरल वी होता है। मी सिंगुलर है जिसका प्लूरल अस होगा। यू के पास पहुंचे फिर यह क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा पर्सनल प्रोनाउंस बताएं जिसका सिंगुलर भी वही होगा और प्लूरल भी वही होगा, सब्जेक्ट भी वही होगा और ऑब्जेक्ट भी वही होगा। तो वह है यू। यू सिंगुलर भी होगा और प्लूरल में भी यू ही होगा। ही, सी और इट इन तीनों का प्लूरल एक ही होता है, दे। किसका किसका? ही, सी, इट इन तीनों का प्लूरल क्या होगा? दे होगा। इसी प्रकार हिम, हर और ऑब्जेक्ट वाला इट इन तीनों का प्लूरल देम होगा बच्चों। तो ये है हमारी पर्सनल प्रोनाउंस का सिंगुलर और प्लूरल वाली स्थिति। बच्चों पर्सनल प्रोनाउंस में हम लोग दो बात को बहुत ही गंभीरता से ध्यान में रखेंगे कि पर्सनल प्रोनाउंस का सब्जेक्ट वाला चेहरा अलग है और ऑब्जेक्ट वाला चेहरा अलग है, पहली बात। दूसरा बात कि सिंगुलर का चेहरा अलग है और प्लूरल का चेहरा अलग है। तो ये था बच्चों पर्सनल प्रोनाउंस। अब हम लोग चलते हैं प्रोनाउन का दूसरा चेहरा के पास। दूसरा चेहरा जो प्रोनाउंस का है जिसके बारे में मैं कहा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, यह प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के तरफ प्रयोग होता है और दिखाता किसको है? सब्जेक्ट को। प्रयोग किसके तरह होता है? ऑब्जेक्ट के तरह। और दिखाता किसको है? सब्जेक्ट को। अब देखिए बच्चों हिंदी में बोलते हैं खुद या स्वयं। क्या बोलते हैं? खुद या स्वयं। अब देखिए वह खुद एक शिक्षक है, मैं खुद एक शिक्षक हूं, आप स्वयं एक विद्यार्थी हैं। तो यहां पर खुद या स्वयं जो शब्द हिंदी में आ रहा है वह किसको संकेत कर रहा है? वह को संकेत कर रहा है, तुम को संकेत कर रहा है, आपको संकेत कर रहा है, मैं को संकेत कर रहा है। जी हां बच्चों, ऐसा शब्द जो ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग होकर सब्जेक्ट को दिखाता हो वह हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहलाता है। और एक बड़ी बात जान ले बच्चों कि ये खुद या स्वयं जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रूपी शब्द है इसका इंग्लिश कोई स्पेशल नहीं है। मैं कहना चाह रहा हूं कि खुद या स्वयं का अंग्रेजी वाक्य के सब्जेक्ट पर निर्भर करती है। खुद या स्वयं का अंग्रेजी बच्चों किस पर निर्भर करती है? वाक्य के सब्जेक्ट पे निर्भर करती है। जैसा वाक्य का सब्जेक्ट है उस प्रकार से खुद या स्वयं का अंग्रेजी होगा। अब इस चीज पर ध्यान दें, यदि हमारे वाक्य का सब्जेक्ट आई यानी मैं है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अर्थात खुद या स्वयं का अंग्रेजी माई सेल्फ होगा। आई है तो खुद या स्वयं का इंग्लिश क्या होगा? माई सेल्फ होगा।
मैं एक शिक्षक हूं, मैं खुद एक शिक्षक हूं। आई एम ए टीचर माई सेल्फ। अब क्या बोले आप? आई एम ए टीचर माई सेल्फ। माई सेल्फ जो वर्ड आया ये किसके लिए आया? तो खुद या स्वयं के लिए आया। और क्यों आया? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट आई था। इसी प्रकार यदि सब्जेक्ट आपका वी है तो आवर सेल्व्स होगा, OURSELVES, आवर सेल्व्स। यदि सब्जेक्ट वी है तो रिफ्लेक्सिव क्या होगा? आवर सेल्व्स होगा। यदि सब्जेक्ट यू है और तुम या आप वाला यू है, अर्थात सिंगुलर वाला यू है, तो रिफ्लेक्सिव खुद या स्वयं का अंग्रेजी क्या होगा? योर सेल्फ, SELF। और यदि तुम लोग या आप लोग वाला यू आए, अर्थात प्लूरल वाला यू आए बच्चों, तो ऐसी परिस्थिति में योर सेल्व्स होगा। क्या होगा? योर सेल्व्स। जैसे आप खुद एक विद्यार्थी हैं तो यू आर ए स्टूडेंट योर सेल्फ। आप 3-4 भाई हैं, अब तब मैं कहता हूं कि आप लोग खुद विद्यार्थी हैं। तो अब देखिए यहां पर जो शब्द आ रहा है आप लोग आ रहा है, तो यू आर स्टूडेंट्स योर सेल्व्स। यानी कि यहां पर जो यू आ रहा है यह प्लूरल वाला यू है और इसी के कारण से रिफ्लेक्सिव योर सेल्व्स होगा। ही है तो खुद या स्वयं का इंग्लिश हिमसेल्फ, सी है तो हर सेल्फ, इट है तो इट सेल्फ, दे है तो देम सेल्व्स। फिर प्लूरल वाली बात आ गई, देम सेल्व्स। अब यदि एक प्रश्न मन में आएगा कि सर, आपके दिमाग में आ सकता है कि नहीं सर, सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन रूपी था, आई था, वी था, यू था, तो हम लोग कर लिए, लेकिन यदि सब्जेक्ट कोई नाउन आ जाए सर, तब क्या करेंगे? बिल्कुल कोई खास बात नहीं है। अब थोड़ा सा 2-3 बात वहां ध्यान में रखना पड़ेगा। यदि सब्जेक्ट नाउन है तो आप देखिए कि वह सब्जेक्ट मेल वाला है कि फीमेल वाला है। पहला बात तो ये देखना है आपको। मेल वाला है तो अब देखना है कि सिंगुलर में है कि प्लूरल में है। अब मेल वाला भी है, सिंगुलर भी है, तो हिमसेल्फ होगा। फीमेल वाला है, सिंगुलर है, तो हर सेल्फ होगा। और यदि प्लूरल है तो चाहे वह मेल वाला रहे चाहे वह फीमेल वाला रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों, देम सेल्व्स होगा। बात समझ रहे हैं? अच्छा, यदि निर्जीव वाला है, नॉन लिविंग वाला है, सिंगुलर है, तो इट सेल्फ हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत? अर्थात रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होगा। अच्छा, अब एक अंतिम बात रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से जुड़ा हुआ ध्यान में रखिएगा बच्चों, कि मैं कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स का चर्चा करने जा रहा हूं। ट्रांजिटिव वर्ब्स यानी ऐसा वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता हो, वह ट्रांजिटिव वर्ब है। अब मैं कुछ ऐसा वर्ब का चर्चा करने वाला हूं जो वर्ब के बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट है तब तो खैर कोई बात नहीं, मगर यदि उस वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट लगा हुआ नहीं है तो इस तरह के वर्ब्स जिसका मैं जिक्र भी करूंगा, यदि उस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं है तो इस तरह के वर्ब्स के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का प्रयोग करना सामान्यतः अनिवार्य है। जैसे आप एब्सेंट बोले, प्रेजेंट बोले, इंजॉय बोले, सेटिस्फाई बोले, इंट्रोड्यूस बोले, इस सब तरह का जो वर्ब्स हैं बच्चों, इसका जिक्र मैं नोट्स में पूरा डिटेल में कर दिया हूं। इस तरह का वर्ब्स यदि वाक्य में है तो आप देखिए कि उस वर्ब के साथ कोई अन्य ऑब्जेक्ट है या नहीं है। यदि कोई ऑब्जेक्ट है तब तो ठीक है, तब तो कोई बात नहीं, मगर यदि कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो, ऐसी परिस्थिति में हम लोग उसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जोड़ेंगे। जैसे आई इंट्रोड्यूस्ड बोलकर यदि आप चुप हो जाएंगे तो वाक्य अशुद्ध समझा जाएगा। आपको बोलना पड़ेगा आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ,
क्योंकि इंट्रोड्यूस्ड के साथ में कोई भी ऑब्जेक्ट उपलब्ध नहीं था, इस वजह से वहां माई सेल्फ देना अनिवार्य है। यह था बच्चों रिफ्लेक्सिव